हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कैरसिटी वन। माय नेम इज धर्मेंद्र सितानी और इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय के लेखांकन के बारे में। राष्ट्रीय आय जो मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ चैप्टर लगता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत है भी क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी भी है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नेट क्या होता है, ये ग्रॉस क्या होता है, ये मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी ये वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेस लेवल से समझाऊंगा, तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें और पूरा देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में। देखिए, जब हमें राष्ट्रीय आय पढ़नी है ना, तो हम डायरेक्ट राष्ट्रीय आय को नहीं समझ सकते, हमें पहले उसके कुछ मूल अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हीं मूल अवधारणाओं में सबसे पहला टॉपिक है वस्तुओं के बारे में। वस्तुएं क्या होती हैं? वे भौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। अर्थात जैसे आपके आसपास जो भी वस्तुएं आप लोगों को दिख रही है, जैसे अभी आप लोगों के पास आपका फोन है या लैपटॉप है ना, ये आपके पास कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी वस्तुएं। क्यों? क्योंकि आप इनको छू सकते हो, इन्हें आप देख सकते हो और इनमें आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, ठीक है। जैसे इस मार्कर को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ और ये मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रहा है, दैट मींस ये मेरे लिए क्या है? ये वस्तु है, ठीक है। अब वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के आधार पर दो प्रकार की होती है, अंतिम वस्तुएं व मध्यवर्ती वस्तुएं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है और जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। यानी कि जो भी वस्तु जिसने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया, उत्पादन की सीमा रेखा का मतलब होता है जो भी पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है, बस अब आप उसका प्रयोग करो और आप उससे संतुष्टि लो, आप प्रयोग करो और आप उससे संतुष्टि लो, यानी कि आपका काम हो गया, तो वे अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन जो वस्तुएं अभी बनी नहीं है, यानी जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, अभी उनका और उत्पादन में प्रयोग लिया जाना है, तो वे मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने मान लो मार्केट से जाकर कोई पेन खरीदा या पेंसिल खरीदी या कॉपी खरीदी, किताब खरीदी, मोबाइल खरीदा, एयरफोन खरीदा, कुछ भी खरीदा, आप उसका प्रयोग क्यों कर रहे हो? आप उसको क्यों खरीद रहे हो, है ना? क्योंकि आपको उससे संतुष्टि प्राप्त करनी है, आपको उसका प्रयोग करना है, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगी? अंतिम वस्तुएं, जो आपके लिए बनकर रेडी हो चुकी है। लेकिन वे वस्तुएं जिनका प्रयोग आपको अपने उत्पादन कार्य के लिए करना है, अभी बनी नहीं है वो, अभी वो पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, कच्चा माल खरीदना है। भाई मान लेते हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसमें फर्नीचर की इंडस्ट्री है सपोज मेरी, और उस फर्नीचर की इंडस्ट्री के लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियां चाहिए, तो वो लकड़ी मेरे लिए कौन सी वस्तु कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि उन लकड़ियों से मैं क्या करूंगा? फर्नीचर बनाऊंगा, तो फर्नीचर मेरे लिए अंतिम वस्तु है, वो लकड़ियां मेरे लिए क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएगी, क्योंकि लकड़ियों ने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी वो पूरी तरीके से बनेगी, ठीक है ना। तो जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया वे अंतिम वस्तुएं, जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया वे मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। उत्पादन की जो सीमा रेखा पार कर लेती है, यानी कि जो अंतिम वस्तुएं होती है, वो अंतिम प्रयोगकर्ता के प्रयोग के लिए रेडी होती है, तैयार होती है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब भी हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन करते हैं तो हमें अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही उसके अंदर राष्ट्रीय आय में ऐड करना होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना पड़ता। एक एग्जांपल से समझिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए की वुड है ना, लकड़ियां हैं, 1 लाख रुपए की लकड़ियां हैं और इस वुड से हम लोग क्या बना रहे हैं? फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है। हमारी कंपनी जो है वो फर्नीचर बनाती है, जो इंडस्ट्री फर्नीचर बनाती है, और हमने 1 लाख की वुड से हमने क्या करा? 5 लाख रुपए का फर्नीचर बनाया, ठीक है। 5 लाख रुपए का फर्नीचर बना दिया। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि इसमें से अंतिम वस्तु कौन सी है और मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी है? ऑब्वियसली ये आपके लिए अंतिम वस्तु है और ये हमारे लिए क्या है? हमारी मध्यवर्ती वस्तु है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन करेंगे तो हमें किसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करना है? तो हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है ना भाई। ये लकड़ी से, ये फर्नीचर जो बना है ये इस लकड़ी से ही तो बना है, ये 1 लाख रुपए इस 5 लाख रुपए में ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। अगर आप इस 1 लाख रुपए को यहां भी जोड़ दोगे, फिर अंतिम वस्तुओं के अंदर भी जोड़ दोगे, तो ये 1 लाख की गणना 2 बार हो जाएगी, है ना। 1 लाख रुपए वहां भी जोड़ दिए और फर्नीचर में भी वो 1 लाख रुपए जुड़े हुए थे, तो आपने दोहरी गणना कर दी। तो उस दोहरी गणना
दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हमें केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय में शामिल करना होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय में शामिल नहीं करना होता। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोहरी गणना की समस्या किसे कहते हैं। तो दोहरी गणना की समस्या ये होती है कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन के समय हमें केवल अंतिम वस्तुओं के ही मूल्य को शामिल करना होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करना होता। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप शामिल कर लोगे तो ये दो बार गणना हो जाती है। ठीक है, तो एक अंतर ये भी हो गया कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन के समय हमें अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करना चाहिए। तो अब आप लोगों को अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जब हम मार्केट से शक्कर लेकर आते हैं, शुगर लेकर आते हैं, तो ये हमारे लिए अंतिम वस्तु है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, शुगर का प्रयोग करेंगे हमारे निजी कार्यों के लिए। लेकिन वही शक्कर अगर कोई विक्रेता जैसे कि मान लेते हैं कि कोई राशन की दुकान वाला खरीद रहा है ना, तो वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वो अभी उसमें मूल्य वृद्धि करके आगे बेचेगा। या मान लो वही शक्कर कोई चाय बनाने वाला, कोई चाय बेचने वाला अगर वो शक्कर खरीद के लेकर आ रहा है, तो वह शक्कर उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? क्योंकि वह उस शक्कर का प्रयोग उस चाय में करेगा और फिर वो चाय बनाकर बेचेगा, तो वो चाय उसके लिए अंतिम वस्तु होगी, वो शक्कर नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही प्रकार की वस्तु डिपेंड करता है वह अगर उसका प्रयोग अगर आप अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा हो रहा है तो वह अंतिम वस्तु है, अगर उसका प्रयोग अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा नहीं हो रहा तो वह मध्यवर्ती वस्तु है। अब हम आगे बात करेंगे कि अंतिम वस्तुओं के भी दो प्रकार होते हैं। अंतिम वस्तुओं को आगे दो भागों में बांटा गया है, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। ये भी बहुत इजी है। देखिए, कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग आप अपने निजी प्रयोग के लिए कर रहे हो तो वह आपके लिए उपभोग वस्तु कहलाती है, और वे वस्तुएं जिनका प्रयोग हम हमारे व्यापार के लिए करते हैं, हम हमारे बिजनेस के लिए करते हैं, हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो वे पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लो कि मैं एक कंप्यूटर लेकर आया जो मेरे निजी प्रयोग के लिए मैं लेकर आया। ठीक है, तो जो निजी प्रयोग के लिए मैं कंप्यूटर लेकर आया हूं वो मेरे लिए उपभोग वस्तु कहलाएगी। लेकिन वही कंप्यूटर मैं मेरे व्यापार के लिए लेकर आया हूं, मैं मेरे बिजनेस फॉर्म के लिए लेकर आया हूं, तो वही कंप्यूटर मेरे लिए क्या हो जाएगा, पूंजीगत वस्तु। ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोग एक कार लेकर आए। कार क्यों लेकर आए? क्योंकि आपको सेल्फ नीड थी, आपको अपनी स्वयं की इच्छाएं पूरी करने के लिए कार की जरूरत थी। ठीक है, तो अपने शौक के लिए आप लेकर आए, तो वह आपकी उपभोग वस्तु है। लेकिन वही कार आप एज अ टैक्सी यूज कर रहे हो मार्केट में, तो वह आपके लिए पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। ठीक है, तथा उपभोग वस्तुओं पर जो हम खर्चा करते हैं वह उपभोग व्यय कहलाता है, और पूंजीगत वस्तुओं पर जो हम खर्चा करते हैं वह निवेश व्यय कहलाता है। तो निवेश व्यय को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ते हैं, एक यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, परंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? अभी मैंने बताया, जिनका प्रयोग हम हमारे व्यापार में करते हैं। तो सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती है, मतलब उससे कुछ ना कुछ बनता है, उत्पादन होता है, परंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। बहुत ही इजी वे में हम इसको समझेंगे। देखिए, इसमें लिखा है सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। जो भी पूंजीगत वस्तुएं, जैसे आप ले लो मशीनरी एक पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि आप इसका व्यापार में यूज कर रहे हैं, और यह एक उत्पादक वस्तु भी है, क्योंकि आप इससे कुछ ना कुछ बनाओगे। ट्रैक्टर एक पूंजीगत वस्तु है, और इससे आप दूसरी चीजों का उत्पादन करते हो, तो यह भी एक तरीके की उत्पादक वस्तु है। लेकिन अब हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं सिलाई मशीन का। अब सिलाई मशीन मान लो एक दर्जी द्वारा, एक बुटीक चलाने वाले द्वारा यूज की जा रही है, तो वह सिलाई मशीन पूंजीगत वस्तु है और उत्पादक वस्तु भी है। लेकिन अगर वही सिलाई मशीन मान लो कोई हाउसवाइफ यूज कर रही है, यानी आपकी मम्मी यूज कर रही है या मेरी मम्मी यूज कर रही है, नॉर्मल अपने सेल्फ नीड के लिए यूज कर रही है घर में। जैसे कई बार होता है कि कपड़े फट जाते हैं या कभी कुछ सिलाई, छोटा मोटा सिलाई का काम होता है, तो घर में अगर हमारी मॉम या हमारी सिस्टर्स द्वारा अगर उस सिलाई मशीन का यूज किया जा रहा है, तो वह एक पूंजीगत वस्तु ना होकर वह एक उपभोग वस्तु हो जाएगी। ठीक है ना, तो सिलाई मशीन एक पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है और सिलाई मशीन एक उपभोग वस्तु भी हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। यानी कि उत्पादक वस्तु जो सिलाई मशीन है वह एक उत्पादक वस्तु है। अब वो पूंजीगत वस्तुएं सभी नहीं हो सकती, पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है और उपभोग वस्तु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इस कॉर्ड को पूरा समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है उपभोग वस्तुओं के प्रकार। तो उपभोग वस्तुएं जो होती है उसके 4 प्रकार होते हैं, टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं या सेवन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिकाऊ वस्तुओं की। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग आप लोग काफी लंबे समय तक के लिए करते हो, जैसे कि कई वर्षों तक हम जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, है ना, टीवी हो गई, बेड हो गया,
और हमारी कार हो गई, ठीक है ना, फ्रिज हो गया, बाइक हो गई, ये सारी टिकाऊ वस्तुएं होती है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग हम कुछ महीनों के लिए करते हैं या करीबन लगभग लोग एक साल के अंदर अंदर हम जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, बिजली का कुछ सामान हो गया छोटा मोटा, ठीक है ना। तो ये हम कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, छोटा मोटा कोई फर्नीचर आइटम हो गया, ये सारी चीजें। फिर गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग आप लंबे समय तक के लिए नहीं, बहुत ही कम समयावधि के लिए कर सकते हो, जो शीघ्र नाशी होती है, जैसे दूध, स्याही, पेट्रोल, अपनी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी क्या होती है, गैर टिकाऊ वस्तुएं होती है। आपने एक बार इनका प्रयोग किया, फिर ये खत्म हो गई, बस इनका प्रयोग आप बार बार नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट में आती है सेवाएं। सेवाएं वैसे वस्तुएं होती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो गैर वस्तुएं, जो गैर वस्तुएं हैं मतलब कि सेवाएं हैं, ठीक है। तो सेवाओं में शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा, ये सारी चीजें आती है। अब हम बात करते हैं निवेश की। निवेश जिसको हम विनियोग भी बोलते हैं और जिसको हम पूंजी निर्माण भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, वास्तविक पूंजीगत कोषों में वृद्धि निवेश कहलाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा पूंजी का मतलब क्या होता है। पूंजी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो के होता है उसको हम पूंजी के कोषों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब यहां होता है परिवर्तन, और आई का मतलब तो निवेश है। तो हमारे व्यापार में जो हम लोग पैसा लगाते हैं, हमारे व्यापार में हम लोग जो पैसा लगाते हैं उसे कहते हैं पूंजी। और उस पूंजी के स्टॉक में कितनी वृद्धि हो रही है, उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। मान लो कि 2020 की शुरुआत में मेरे पास 5 लाख रुपए की पूंजी थी और 2021 की शुरुआत में वही 5 लाख रुपए की पूंजी अब मेरी 7 लाख रुपए की पूंजी हो गई है। यानी पहले थी 5 लाख, अभी हो गई है 7 लाख। तो पूंजी में परिवर्तन कितना आया, 2 लाख रुपए का। तो यही 2 लाख रुपए मेरे क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा, यानी इतना हमने इन्वेस्टमेंट और किया है। तो वास्तविक पूंजीगत कोषों में वृद्धि निवेश कहलाता है। बेसिकली व्यापार में 2 तरह का निवेश किया जाता है, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। स्थिर निवेश क्या होता है, स्थिर संपत्ति या स्थायी संपत्तियों पर जो हम निवेश करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बना दी हमने, जमीनें खरीद ली, ट्रक, ट्रैक्टर, फर्नीचर खरीद लिए, ट्रक है ना, और उसके अलावा कुछ बड़ी एक ऐसी एसेसरी खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, तो ये सारे स्थिर निवेश या स्थायी निवेश कहलाते हैं। मतलब स्थायी संपत्तियों पर जो भी आप निवेश करते हो, जो भी पैसा आप लोग खर्च करते हो, वो आपका स्थिर निवेश कहलाता है। और कच्चे माल को या तैयार माल के ऊपर जो आपने पैसा लगाया है ना, आपने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया या फिनिश गुड्स के अंदर आपका कुछ पैसा इन्वेस्टेड हुआ हुआ, तो वो माल सूची निवेश कहलाता है, ठीक है। तो स्थिर निवेश और माल सूची निवेश को जोड़ने पर सकल निवेश बनता है। स्थिर निवेश और माल सूची निवेश को जोड़ने पर हमारे पास सकल निवेश आता है। और इसी सकल निवेश में से अगर आप मूल्य हासिल को घटा दोगे, मूल्य हासिल की राशि को घटा दोगे, तो हमारे पास शुद्ध निवेश आ जाता है। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सकल निवेश तथा शुद्ध निवेश में अंतर बताइए। तो देखिए, सकल निवेश में स्थिर निवेश और माल सूची निवेश को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसी सकल निवेश में से अगर आप मूल्य हासिल की राशि को घटा दोगे तो वह शुद्ध निवेश में बदल जाता है। अब काफी सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर ये मूल्य हासिल क्या होता है। तो देखिए, मूल्य हासिल जो होता है वो स्थिर संपत्तियों पर लगता है। मूल्य हासिल को मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो, जब भी आप कोई भी नई मशीनरी खरीदते हो ना, जैसे मान लो कि मैंने व्यापार के अंदर कोई 5 लाख रुपए की कोई मशीनरी खरीदी। अब जो 5 लाख रुपए की मैंने मशीनरी खरीदी है, अब उसका प्रयोग मैं हर साल कर रहा हूं, तो हर साल उसका प्रयोग करने पर, हर महीने उसका प्रयोग करने पर उसके मूल्य में कुछ गिरावट आ रही है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए की मशीनरी में 10 साल बाद बेचूंगा तो मुझे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, है ना, उसके मूल्य कम होते रहते हैं। तो जब भी स्थायी संपत्तियों का लगातार प्रयोग किया जाता है, तो उस लगातार प्रयोग करने से उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है। उसी गिरावट को मूल्य हासिल कहा जाता है। वापस इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूं। स्थायी संपत्तियों का लगातार प्रयोग करने पर उसके मूल्य में जो गिरावट आ जाती है, उसी गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। तो उसी मूल्यह्रास की राशि को सकल निवेश में से घटाने पर हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक तथा प्रवाह की। स्टॉक और प्रवाह दोनों ही प्रकार की, ये दोनों ही चर होते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। परंतु स्टॉक का मतलब क्या होता है कि ऐसी मात्रा जिसको आप एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हो, और प्रवाह से आशय एक ऐसे चर से होता है जिसको आप एक अवधि में माप सकते हो। आई नो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए, ऐसी कोई भी मात्रा जिसको आप एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हो, मतलब कभी भी माप सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अभी आप लोगों के पास कितनी किताबें हैं, आप लोग बता सकते हो। मैंने पूछा आप लोगों के पास अभी कितने पेन हैं, आप लोग बता सकते हो। मैंने पूछा आप लोगों के पास अभी बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या आप लोगों के घर में कितने फैमिली सदस्य हैं, मेंबर कितने हैं, ठीक है। यानी निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा क्या कहलाती है, स्टॉक कहलाती है,
ठीक है ना। एक गोडाउन के अंदर कितना सामान पड़ा है, ये स्टॉक है। एक बैंक अकाउंट में जमा धनराशि कितनी है, ये स्टॉक है। एक फर्म के अंदर मशीनों की संख्या कितनी, आप बता सकते हो सर 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 10,000 है, ये स्टॉक है। तो जिस भी मात्रा को निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है वह कहलाती है स्टॉक। और ऐसी मात्रा जिसको आप एक निश्चित बिंदु पर नहीं माप सकते, उसके लिए आपको एक अवधि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने पूछा कि आप लोग कितना खर्चा कर लेते हो, तो आप कहोगे सर हम एक दिन में इतना खर्चा कर लेते हैं, या हम एक साल में इतना खर्चा कर लेते हैं, या हम एक महीने में इतना खर्चा कर लेते हैं। मैंने किसी से पूछा आपकी आय कितनी है, तो उसने कहा सर मैं एक महीने में इतना कमा लेता हूं, या एक साल में इतना कमा लेता हूं, है ना। तो एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, ऐसे जब हम अवधि की बात करते हैं तो वह अवधि होती है प्रवाह, ठीक है ना। जैसे आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये सब प्रवाह के उदाहरण है। और बैंक में जमा धनराशि, है ना, एक फर्म में मशीनों की संख्या, एक गोडाउन में कितना सामान पड़ा है, ये सब स्टॉक के उदाहरण है। तो निश्चित बिंदु पर मापी गई मात्रा स्टॉक कहलाती है, निश्चित अवधि में मापी गई मात्रा प्रवाह कहलाती है। यानी स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, परंतु हाँ प्रवाह का समय काल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, जिसको हम लोग आय का वर्तुल्य प्रवाह भी बोलते हैं। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के ना 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। स्तंभ आप लोग समझते होंगे, पिलर्स। जैसे कि हर एक घर एक पिलर पर टिका हुआ है, ऐसे ही पूरी अर्थव्यवस्था इन 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। इन 3 पिलर्स में से एक भी पिलर अगर कहीं पर भी कमजोर पड़ा तो अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो 3 पिलर कौन कौन से, तो चलिए समझते हैं उनको। पहला है उत्पादन, फिर है आय और फिर है व्यय। ये देखो तीनों में ही हमारी जो आय है, हमारा जो पैसा है वो रोटेट होता रहता है ना। हम इन तीनों क्रियाओं के अंदर ही अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कि हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो उत्पादन कब होता है, जब हम कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं, वह प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। और उत्पादन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 5 साधनों की हमें जरूरत पड़ती है, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और साहसी। ये पांचों लोग मिलकर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जब ये उत्पादन करते हैं, मतलब ये इन्होंने जितना उत्पादन किया तो बदले में इनको अपनी अपनी आय मिल जाती है। भाई जैसे मान लो मैंने कहीं पैसा लगाया तो मुझे ब्याज मिल जाएगा। मान लो मैंने मेरी जमीन किराए पर दी, किसी को भवन किराए पर दिया तो मुझे किराया मिल जाएगा। मान लो मैं कहीं काम करने जा रहा हूं, एज अ लेबर काम करने जा रहा हूं, तो मुझे मजदूरी मिल जाएगी, है ना। मैं मान लो कि कहीं पर अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, जैसे मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो मुझे वेतन यानी सैलरी मिल जाएगी। मतलब जो लोग उत्पादन करते हैं उन्हें बदले में अपनी अपनी आय मिल जाती है। तो उत्पादन की अवस्था आगे जाकर आय की अवस्था में बदल जाती है। उन्हीं 5 साधनों को अपने अपना पैसा पारिश्रमिक मिल जाता है। और उसी आय की अवस्था को हम आगे जाकर व्यय करते हैं, उसी आय के पैसे को हम आगे जाकर व्यय करते हैं। व्यय हम 2 प्रकार का करते हैं, उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय। उपभोग व्यय वह व्यय होता है जो हम हमारे स्वयं के ऊपर करते हैं, है ना। हम स्वयं के लिए, जैसे मान लो कॉपी किताबें खरीद रहे हैं, हम रिचार्ज करवा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, है ना, हम कुछ चीज खरीद रहे हैं, तो ये उपभोग व्यय होता है। निवेश व्यय वह होता है जो हम हमारे व्यापार के लिए खर्चा करते हैं। तो यानी कि उसी आय को हम लोग आगे जाकर व्यय में बदल देते हैं। फिर यही पैसा आगे जाता है तो उत्पादन होता है, फिर हमें आय मिलती है, फिर हम व्यय करते हैं, फिर उत्पादन होता है, आय होती है, व्यय होता है। तो इस प्रक्रिया ये चलती रहती है। मतलब हर प्रवाह एक अन्य प्रवाह का पीछा करता रहता है। इसी पीछा करने की जो प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। मतलब जो हमारी इनकम है वो रोटेट होती रहती है ना। इसी रोटेशन को ही बोलते हैं आय का वर्तुल्य प्रवाह या चक्रीय प्रवाह, ठीक है। उसके बाद आता है 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। परिवार क्षेत्र जहां हम लोग सब रहते हैं, उत्पादन क्षेत्र जहां हम लोग जाकर काम करते हैं, जैसे मान लो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो स्कूल में एक उत्पादन क्षेत्र हो गया। आप लोगों के पापा कहीं ना कहीं काम करने जाते होंगे तो वह उनके लिए उत्पादन क्षेत्र हो गया। और हम जहां रहते हैं वो हमारे लिए परिवार क्षेत्र है। उसके अलावा एक होता है सरकारी क्षेत्र। देखो हमारे अलावा एक गवर्नमेंट भी एक अपना रोल प्ले करती है, तो सरकारी क्षेत्र भी होता है। और अगर हम दूसरे देशों से आयात निर्यात कर रहे हैं तो वो विदेशी क्षेत्र होता है। तो 4 तरह के क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। लेकिन मान लेते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 ही क्षेत्र हैं, मान लो एज्यूम करो कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ 2 क्षेत्र हैं, एक है परिवार क्षेत्र, एक उत्पादन क्षेत्र, तो उनमें किस प्रकार के ट्रांजिशन होंगे, किस प्रकार का उनमें विनिमय होगा। तो देखिए उत्पादन के जो 5 साधन होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और साहसी, ये लोग परिवार क्षेत्र से काम करने कहां जाते हैं, उत्पादन क्षेत्र में जाते हैं। ये लोग उत्पादन क्षेत्र में काम करने गए। अच्छा, जब ये काम करने जाएंगे तो इन्हें बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो पूंजी को ब्याज मिल गया, भूमि को लगान मिल गया, श्रमिक को मजदूरी मिल गई, प्रबंधक को वेतन मिल गया, साहसी को लाभ मिल गया। तो ये पैसा यहां से यहां आता है, परिवार क्षेत्र के पास आता है। ये 5 लोग मिलकर वहां जाके वस्तुओं व सेवाओं को उत्पादन करते हैं। तो ये वस्तुएं सेवाएं वापस यहां आ जाती है। देखो ये आप एरो से आपको दिख रहा होगा, ये वस्तुएं सेवाएं यहां आ जाती है, ठीक है।
और फिर हम लोग इसके बदले में भुगतान करते थे। जब हम कोई वस्तु खरीदते तो हम लोग इसके बदले में भुगतान करते थे। तो हर प्रकार की अर्थव्यवस्था मॉडल में दो प्रकार का प्रभाव है। यहाँ पर जितना भी आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा है ये दो प्रकार का प्रभाव है, या तो वह वास्तविक प्रवाह हो रहा है या मौद्रिक प्रवाह हो रहा है। अब ये वास्तविक प्रवाह क्या है और मौद्रिक प्रवाह क्या है, देखो जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो जब मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया, मैंने आप लोगों को जब ट्यूशन पढ़ाया, अर्थशास्त्र पढ़ाया, तो मैंने मेरी सर्विसेज दी, है ना, मैंने मेरी सर्विसेज दी। तो अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का अगर प्रभाव हो रहा है या सेवाओं का अगर प्रभाव हो रहा है तो उसको वास्तविक प्रभाव बोलते हैं। मान लो मैं कुछ चीज बेच रहा हूं आपको, है ना, या तो मेरी सर्विसेज मैं आपको बेच सकता हूं या मैं आपको मेरी वस्तुएं बेच सकता हूं। तो अगर मैं कुछ वस्तु बेच रहा हूं या मैं अगर कुछ सेवा बेच रहा हूं तो वह वास्तविक प्रभाव होता है। और अगर आप लोग मुझे बदले में उसका पैसा दे रहे हो तो वह कौन सा प्रभाव होता है, मौद्रिक प्रभाव। तो जब अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का प्रभाव होता है या सेवाओं का प्रभाव होता है तो उसे वास्तविक प्रभाव कहते हैं। तथा अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मुद्रा का प्रभाव हो रहा है तो उसे मौद्रिक प्रभाव कहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे मान लो आप बाजार से सब्जियां लेने गए, तो जब वो सब्जी वाले ने आपको सब्जी दी तो वो वास्तविक प्रभाव हो गया, और जब बदले में आपने उसको पैसा दिया तो वो मौद्रिक प्रभाव हो गया। तो दो प्रकार का प्रभाव होता है। आई होप आज की पूरी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।